नमस्कार। मैं अशोक मीणा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वह है मुद्रा का मूल्य। बीए पाठ फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसे सरकार मुद्रा घोषित करे और जनता उसे विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकृति प्रदान करे, उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा कोई भी वह वस्तु होती है जिसे सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, मुद्रा का मूल्य। आज तक हम पढ़ते आए हैं कि किसी वस्तु या सेवा की कीमत या मूल्य को मुद्रा में मापते हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि मुद्रा के मूल्य को कैसे मापा जाए। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, इसे किन कारणों से प्रभावित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य। मुद्रा के मूल्य से सामान्य तात्पर्य यह है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं या कितना खरीद सकते हैं। प्रोफेसर क्राउथर ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की क्रय शक्ति से है। दूसरी परिभाषा रॉबर्टसन ने लिखा है कि मुद्रा के मूल्य से अभिप्राय वस्तुओं की उस मात्रा से है जो सामान्य रूप से मुद्रा की एक इकाई के बदले प्राप्त होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मुद्रा की एक इकाई के बदले जितनी वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त होती है वह ही उस मुद्रा का मूल्य है। यदि 1 रुपये में एक पेंसिल खरीद सकते हैं तो हम कहेंगे कि 1 रुपये का मूल्य एक पेंसिल होता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि हम किसी वस्तु या सेवा के बदले कितनी मुद्रा चुकाते हैं वह उसकी कीमत हो गई। ठीक ऐसे ही हम कह सकते हैं कि किसी मुद्रा की एक इकाई में कितनी वस्तुएं या सेवाएं क्रय की जा सकती हैं, वही उस मुद्रा इकाई का मूल्य होता है। दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा के मूल्य का तात्पर्य मुद्रा की विनिमय शक्ति से भी है। अर्थात विनिमय का तात्पर्य है लेन देन, और किसी मुद्रा इकाई में कितनी वस्तुओं या सेवाओं को लेन देन करने की शक्ति है, वही उस मुद्रा का मूल्य है, जिसे हम मुद्रा की क्रय शक्ति भी कहते हैं। अर्थात उसमें वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने की कितनी शक्ति है। जब हम कहते हैं कि किसी मुद्रा इकाई में अधिक वस्तुओं को क्रय किया जा सकता है तो इसका मतलब उसमें क्रय शक्ति अधिक है। जब हम कहेंगे कि किसी मुद्रा इकाई में कम वस्तुओं को क्रय किया जा सकता है तो हम कहेंगे कि उसकी क्रय शक्ति कम है। उदाहरण के लिए हम कहें कि भारतीय रुपये की तुलना में अमेरिकन डॉलर की क्रय शक्ति अधिक है। इसका मतलब डॉलर में हम अधिक वस्तुओं को क्रय कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि डॉलर का मूल्य रुपये के मूल्य से अधिक है। वास्तव में मुद्रा का अपना कोई मूल्य नहीं होता तथा एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में मूल्य ही विनिमय दर कहलाती है। एक आपको यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि दो देशों की मुद्राओं का जो क्रय विक्रय होता है वह भी मुद्रा के मूल्य पर निर्भर करता है। तो जब हम कहते हैं कि एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयों का भुगतान करना होता है, तो इस विनिमय की दर को ही मुद्रा के विनिमय दर कहते हैं। जैसे आजकल जो भारतीय रुपया है उसका
डॉलर में जो मूल्य है वो हम कह सकते हैं कि $1 के बराबर लगभग 75 रुपये है। तो $1 बराबर 75 रुपये, ये डॉलर और रुपए की विनिमय दर है। तो ये भी मुद्रा के मूल्य से ही तय होता है कि $1 के बदले कितने रुपये दिए जाएंगे। और उसको तय करने का एक सामान्य सा तरीका है कि $1 में जितनी वस्तुएं क्रय की जा सकती हैं उतनी ही वस्तुओं को क्रय करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो वस्तुएं समान है, लेकिन हम ये देखेंगे कि डॉलर कितने चाहिए और रुपये कितने चाहिए। तो जब $1 बराबर 75 रुपये, तो इसका मतलब ये है कि $1 में जिस वस्तु समूह का क्रय किया जा सकता है उसी वस्तु समूह को क्रय करने के लिए यदि हम रुपये खर्च करें तो उसके लिए 75 रुपये की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार मुद्रा के मूल्य से ही दो देशों की मुद्राओं की जो विनिमय दर है वो भी निर्धारित होती है। कुछ ऐसे देश हैं जिनकी मुद्रा का मूल्य भारत के रुपए से अधिक है। जैसे अभी हमने बात की, अमेरिका का डॉलर है, इंग्लैंड का पाउंड है। वहाँ एक अमेरिकी डॉलर या एक इंग्लैंड के पाउंड के लिए भारत के बहुत अधिक रुपए हमें देने पड़ते हैं, क्योंकि भारतीय मुद्रा का मूल्य इनकी तुलना में कम है। जबकि कुछ देशों की मुद्रा का मूल्य रुपए से बहुत कम है, जैसे वियतनाम का डोंग, हंगरी का फोरिएंट। तो ये इस तरह की मुद्राएं हैं जो भारत की मुद्रा की तुलना में कम क्रय शक्ति रखती हैं या उनका मूल्य कम होता है। दूसरे शब्दों में, भारत की मुद्रा की एक इकाई खरीदने के लिए इन देशों की अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। जैसे अभी हमने बात की थी कि जब हम $1 खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 75 रुपये चाहिए। ठीक इसी तरह से यदि वियतनाम ₹1 खरीदना चाहता है तो उसको उसकी जो मुद्रा है डोंग, उसकी अधिक इकाइयों का भुगतान भारत को करना होगा। मुद्रा का मूल्य माल और सेवाओं के मूल्य की तरह ही मुद्रा की मांग से निर्धारित होता है। यह हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि मुद्रा के मूल्य पर किन किन चीज़ों का या तत्वों का प्रभाव पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट बिंदु है कि मुद्रा का मूल्य और कीमत स्तर, इनमें क्या संबंध है या क्या रिलेशन है। अब कीमत स्तर का मतलब यहाँ सामान्य कीमत स्तर से है। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कुछ चयनित या चुनी हुई वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के औसत को सामान्य कीमत स्तर कहा जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब हमने बात की कि एक मुद्रा इकाई के बदले जितनी वस्तुओं और सेवाओं को क्रय किया जा सकता है वह उस मुद्रा का मूल्य है। तो फिर तो बहुत सारी वस्तुएं और सेवाओं का क्रय हम मुद्रा में करते हैं, तो अलग अलग हम किस प्रकार से तय कर पाएंगे कि किसी देश की मुद्रा का मूल्य कितना है। तो इसलिए एक सामान्य तरीका यह निकाला जाता है कि किसी देश में वस्तुओं का जो मेन वस्तुएं जिनका दैनिक जीवन में लगातार उपयोग होता है, ऐसी चुनी हुई या प्रतिनिधि वस्तुओं का एक ग्रुप बनाते हैं और उन वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनका औसत निकाल लेते हैं और उसके आधार पर हम सामान्य कीमत स्तर तय कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कुछ चुनी हुई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों के औसत को सामान्य कीमत स्तर कहा जाता है। अब मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में क्या संबंध होता है, तो अब हम इसको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ेंगे कि इनमें विपरीत संबंध होता है। जब सामान्य कीमत स्तर कम होती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। देखिए, आप अब इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, जैसे हमने अभी बात की थी कि $1 में एक पेंसिल खरीदी जाती है। इसका मतलब $1 का मूल्य क्या है, एक पेंसिल। अब पेंसिल का हमने ये सामान्य मूल्य स्तर निकाला है कि पेंसिल का सामान्य मूल्य क्या है, $1। अब यदि सामान्य मूल्य जो है पेंसिल का वो 1 से बढ़कर $2 हो जाता है, अर्थात सामान्य मूल्य स्तर क्या हो गया, बढ़ गया, दुगुना हो गया। तो अब $1 में कितनी पेंसिल आएगी, अब एक पूरी पेंसिल तो $1 में आएगी नहीं।
तो अब हम कहेंगे कि 1 रुपये में तो अब केवल आधी पेंसिल ही आएगी, क्योंकि पहले 1 रुपये में एक पेंसिल आ रही थी, एक पेंसिल की कीमत 1 रुपये थी, अब एक पेंसिल की कीमत बढ़कर 2 रुपये हो गई। तो जैसे ही सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हुई, मुद्रा का मूल्य घट गया। सामान्य कीमत स्तर दोगुना हुआ तो मुद्रा का मूल्य आधा रह गया। पहले 1 रुपये में एक पेंसिल आ रही थी, अब उसी 1 रुपये में केवल आधी पेंसिल आ रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ यह कहेंगे कि मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर में विपरीत संबंध है। जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और जब कीमत स्तर कम होता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जैसे अभी हमने जो बात की, अब उसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यदि पेंसिल की जो कीमत है वो 1 रुपये से घटकर 50 पैसे रह जाती है, तो जैसे ही पेंसिल की कीमत 1 रुपये से घटकर 50 पैसे होगी, तो अब 1 रुपये की जो कीमत पहले एक पेंसिल थी अब कितनी हो जाएगी, अब 1 रुपये में 2 पेंसिल आ जाएंगी। तो हमने कहा कि जैसे ही वस्तुओं की कीमतें घटी वैसे ही मुद्रा का मूल्य बढ़ गया, क्योंकि मुद्रा का मूल्य पहले जो 1 रुपये का मूल्य एक पेंसिल थी, अब 1 रुपये का मूल्य 2 पेंसिल हो गई। तो इस प्रकार से मुद्रा का मूल्य और सामान्य कीमत स्तर के अंतर्गत विपरीत संबंध है, और इसको समझने के लिए आप एक सामान्य सूत्र का उपयोग यहाँ कर सकते हैं कि मुद्रा का मूल्य बराबर 1/P, 1/P, और P का मतलब यहाँ है सामान्य कीमत स्तर। अब 1/P, अब हम कहें कि अभी हमने जो उदाहरण लिया था पेंसिल का, जिसमें हमने माना कि पेंसिल की कीमत 1 रुपये है, तो जब हम 1/P करेंगे तो 1/1 तो बराबर 1, तो भारतीय मुद्रा का मूल्य क्या है, 1 पेंसिल। जब पेंसिल का जो मूल्य है वो बढ़कर 2 रुपये हो जाता है, तो अब यहाँ हो जाएगा 1/2, और 1/2 करते ही मुद्रा का मूल्य क्या आ जाएगा, 0.5। पहले 1 था, अब 0.5 रह गया, आधा ही हो गया। अब दूसरी तरह समझें, वस्तु की कीमत को घटा दें। जैसे अभी पेंसिल 1 रुपये की थी, अब हम कहें कि पेंसिल 50 पैसे की हो गई, तो अब हो जाएगा 1/0.5, और उसका आंसर आएगा 2। तो मुद्रा का मूल्य पहले जो 1 था वो अब 2 हो गया है। इस तरह से हम 1/P के माध्यम से मुद्रा के मूल्य को निकाल सकते हैं, अर्थात 1/ सामान्य कीमत स्तर। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर इरविंग फिशर ने लिखा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति कीमत स्तर के विपरीत होती है, अर्थात कीमत स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, और कीमत स्तर बढ़ता है तो मुद्रा का मूल्य घटता है। अतः इसका अध्ययन कीमत स्तर के अध्ययन के समान ही होता है। अब हम समझेंगे कि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन किस प्रकार होता है, क्योंकि देश के अंतर्गत कई बार तेजी और मंदी का दौर आता है, और उसका प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता है। क्योंकि हमारे पास जो आय है जिसे हम मुद्रा के रूप में मापते हैं वो स्थिर है, तो जैसे ही हमारी मुद्रा जो है वो हमारे पास निश्चित मात्रा में है, और बाज़ार में यदि कीमतों में वृद्धि हो जाती है तो हमारी जो मुद्रा का मूल्य है वो क्या होगा, अब हम पहले से कम वस्तु खरीद पाएंगे, तो इसका मतलब मुद्रा का मूल्य घट गया। तो किसी भी देश की जो मुद्रा की मूल्य है उसमें परिवर्तन किस प्रकार से होता है, तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन को कीमत स्तर में होने वाले परिवर्तन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कीमत स्तर में परिवर्तन होने से ही मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता है। मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। अब किसी देश में मुद्रा का मूल्य घट रहा है या बढ़ रहा है, उसके 2 कारण हैं, या वो 2 प्रकार से परिवर्तित होता है। तो पहला है मुद्रा के मूल्य में कमी या मुद्रास्फीति। ये मुद्रास्फीति है, ये भी हमारे यहाँ एक बिल्कुल नया टॉपिक है, उसको हम आगे के लेसन्स में कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ इसका संक्षिप्त सा अध्ययन हम कर देते हैं कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, अर्थात कीमतों में वृद्धि। और कौन सी कीमतें, सामान्य कीमतें, सभी वस्तुओं की कीमतों में जब लगातार
लंबे समय तक वृद्धि होती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। और जैसे ही मुद्रास्फीति की स्थिति होगी तो हमें अभी जो हमने पढ़ा था कि मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो मुद्रा के मूल्य में कमी क्यों हुई, क्योंकि देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति हो गई और मुद्रा की मांग में वृद्धि या मुद्रा की पूर्ति में कमी से सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है। यह हम पढ़ेंगे कि मुद्रास्फीति की स्थिति क्यों आती है। तो उसका एक कारण तो है मुद्रा की मांग में वृद्धि और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो इन वजह से देश में मुद्रा के मूल्य में कमी या मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। और मुद्रा के मूल्य में वृद्धि कब होगी, जब देश के अंतर्गत मुद्रा अवस्फीति होगी। और मुद्रा अवस्फीति मुद्रास्फीति की बिल्कुल विपरीत स्थिति है, विलोम है ये इसका। मुद्रास्फीति में कीमतों में वृद्धि हो जाती है जबकि मुद्रा अवस्फीति में सामान्य कीमतों में कमी हो जाती है। तो अब हम बता सकते हैं कि जब मुद्रा अवस्फीति की स्थिति होगी अर्थात देश में सभी वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो घटेंगी, तो कीमतें घटने से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाएगी। तो मुद्रा की मांग में कमी या मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है और सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होने से मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, जैसे ही सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन के प्रमुख दो प्रकार हैं या दो कारण हैं, एक तो मुद्रास्फीति और दूसरा है मुद्रा अवस्फीति। नेक्स्ट जो लेसन है उसमें हम मुद्रास्फीति का अध्ययन करेंगे। तो अब हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य उसकी एक इकाई के बदले प्राप्त होने वाली वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा के रूप में मापा जा सकता है। दूसरा, जब हम एक देश की मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के द्वारा मापते हैं तो हम ये कहेंगे कि किसी देश की एक मुद्रा इकाई के बदले दूसरे देश की कितनी मुद्रा इकाइयों को खरीदा जा सकता है, वही उस देश की मुद्रा का मूल्य है, जिसे हम विनिमय दर भी कहते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। आप अपनी जो बुक है उसमें से इस टॉपिक को पढ़ें, जो उसका पूरा डिटेल पढ़ें, तो निश्चित रूप से आपको यह टॉपिक समझ में आएगा। उसके बाद भी यदि कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें संपर्क करें। महाविद्यालय के सभी विद्वान संकाय सदस्य आपकी स्टडी के लिए हमेशा तत्पर हैं। आप अपने समय का सदुपयोग करें और अच्छी किताबें लेकर लगातार पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।